हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। मिशन बिहार पुलिस रिटेन का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये 11th क्लास होगा, जिसमें हम सामान्य विज्ञान का फर्स्ट पार्ट फिजिक्स को देखेंगे। इससे पहले हम प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये आपका आने वाला बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलावा सब इंस्पेक्टर रिटेन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स को देखेंगे। तो मात्रक क्या होता है? देखिए, किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापना है तो कुछ ना कुछ चाहिए, मीटर चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो जो भी चीज़ में हम मापेंगे वो हमारा यूनिट कहलाएगा। मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो फंडामेंटल हुआ यानी मूल मात्रक, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड। यानी एक जो हुआ मूल है, उसका ओरिजिन है, वहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा उससे निकल करके बना है। तो इस तरह दो प्रकार के आपका यूनिट हो गया। देखिए, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। देखिए, पहला है लंबाई। तो लंबाई का जो एसआई पद्धति है, पद मापन का यूनिट का अलग अलग पद्धतियां हैं, उसमें एसआई पद्धति जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखिए, लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर, सिंबल एम। समय ईजी है, सेकंड। द्रव्यमान केजी हो गया। टेम्परेचर केल्विन पूछता है कभी कभी। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ का परिमाण, तो ये मोल में होता है। और ज्योति तीव्रता, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ज्योति तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडला में, जिसका सिंबल होता है सीटी। अब देखिए, संपूरक मात्रक में समतल कोण, तो उसको रेडियन में मापा जाता है, और घन कोण को एसआर स्टेरेडियन में मापा जाता है। देखिए, माप तौल की कुछ अन्य पद्धतियाँ, अभी तो हमने एसआई यूनिट देख लिया। पहला पद्धति देखिए, एमकेएस सिस्टम। तो देखिए, इस पद्धति में जो है मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, और समय का सेकंड। यही नाम में ही लिखा हुआ है, मीटर, केजी और एस से सेकंड हो गया। दूसरा पद्धति देखिए सीजीएस, तो उसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गया। वहीं तीसरा है एफपीएस, जिसमें आपका फुट, पाउंड और सेकंड का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए, और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन में आपको दिया हो रहेगा प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? दूरी, समय, भार, इस तरह रहेगा, तो आंसर होगा दूरी का। यहाँ से आपको वैल्यू याद रखना है, पूछता है कई बार। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। वहीं पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक में 3.626 प्रकाश वर्ष। इसको जरूर याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक पारसेक मीटर में देखिएगा तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वह 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, लंबाई के प्रमुख मात्रक को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इजी होगा रिवीजन में आपको। टेरामीटर, गीगामीटर तो पावर में अलग अलग रहता है, ठीक है। मिलिमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर। तो इस तरह से आपको अगर कहीं बदलने में काम आ सकता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं समय के मात्रक को। तो समय का मात्रक जो है एसआई पद्धति में सेकंड होता है। एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न के बीच अवधि को सौर दिन यानी सोलर डे कहा जाता है, तथा पूरे वर्ष के सौर दिनों के मध्य को माध्य सौर दिन कहा जाता है। एक माध्य और सौर दिन जो होता है वह 1/86,400 भाग सेकंड के बराबर होता है। देखिए, यहाँ पे समय को दिया हुआ पिको, नैनो, जो पीछे हमने देखा था चार्ट, ठीक है, टेबल, उसी में अलग अलग कन्वर्जन है आपका। पिको सेकंड क्या होता है, मिली सेकंड क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, तेल की माप। तो तेल जो है सामान्यतः बैरल में मापी जाती है। आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल का माल है या प्रति बैरल इतना बढ़ जाती है, तो जो है मापक है तेल का वह बैरल में की जाती है।
और इसमें एक बैरल में जो है लगभग 160 लीटर होते हैं। देखिए चिन्ह को, लंबाई का मीटर हो गया, एम हो गया, द्रव्यमान केजी हो गया, समय सेकंड एस हो गया, कैपिटल एस होता है। कार्य एवं ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल, एसआई यूनिट, और जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं विद्युत धारा देखिएगा तो एम्पियर होगा, इसको ए से लिखा जाता है। उष्मागतिक केल्विन होता है के से। ज्योति तीव्रता पीछे हमने देखा था कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोण जो है रेडियन होता है और ठोस कोण होता है स्टेरेडियन। बल देखिए न्यूटन से मापा जाता है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है एम स्क्वायर स्मॉल में। आयतन घन मीटर एम क्यू। चाल जो होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो दूरी का क्या हो गया, मीटर हो गया, टाइम का एस हो गया, तो मीटर एस ऊपर जाएगा तो -1, तो वही यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग, तो ये ऊपर में कोण होगा, नीचे प्रति सेकंड होगा, तो रेडियन पर सेकंड हो गया। आवृत्ति इंपॉर्टेंट, हर्ट्ज होता है 8 जड़त्व आघूर्ण, तो किलोग्राम वर्ग मीटर होता है केजी मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए प्रकाश वर्ष, तो इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रकाश वर्ष होता है। संवेग देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है केजी एमएस -1। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है न्यूटन सेकंड। कोणीय वेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दाब यानी दबाव का पास्कल पीए होता है सिंबल। शक्ति वाट में मापी जाती है डब्ल्यू से। पृष्ठ तनाव, तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। शैनता, तो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए ऊष्मा चालकता, तो वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड WM-1 होता है। विशिष्ट ऊष्मा आपका हुआ जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विद्युत आवेश तो कूलाम होता है C। विभवांतर वोल्ट होता है V। विद्युत प्रतिरोध ओम। प्रकाश तरंग दैर्घ्य, तो यह एंगस्ट्रम में मापा जाता है, N होता है इसका सिंबल, ए मत मार दीजिएगा। विद्युत धारिता फैराड होता है F। प्रेरक हेनरी में मापा जाता है H से। चुंबकीय फ्लक्स काफ़ी बार पूछता है, तो ये वेबर इसका यूनिट होता है। ज्योति फ्लक्स ये भी पूछता है, तो ल्यूमेन होता है इसका, और LM से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रतिदीप्ति घनत्व लक्स होता है और LX से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे गति यानी मोशन के बारे में। विराम और गति, तो देखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे आपका स्लाइड को चेंज कर रहे हैं तो इसमें गति हो रहा है, क्योंकि समय के साथ जो इसका परिस्थिति है, स्थिति हवा बदल रही है, तो ये गति हो जाएगा। तो वह वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई खास हुई बस की स्थिति समय के साथ स्थिर वस्तु के समक्ष स्थिति नहीं बदलने पर वह विराम। अभी देखिए जो हमारा स्लाइड है पढ़ा रहे हैं जिसपे, वो अभी स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका हो गया विराम अवस्था। अगला देखिए चाल, तो चाल क्या होता है कि कोई वस्तु एकांक समय यानी 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसको उसकी चाल कहते हैं। तो दूरी बटे समय अंतराल, तो ये अलग अलग यूनिट हो सकता है, प्रति आवर हो सकता है, प्रति सेकंड हो सकता है, लेकिन दूरी बटे आपका समय ही रहेगा। चाल जो है पूछता है कई बार सदिश राशि और अदिश राशि, आगे के लेसन्स में देखेंगे। तो चाल जो है एक अदिश राशि होता है। अगला देखिए वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हुआ कोई वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापित होती है, यानी एक जगह से दूसरा जगह हटती है। जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल विस्थापन हुआ A से B तक के हुआ, तो वेलोसिटी हो जाएगा AB का जो दूरी है बटे टाइम, ना कि आपका ये दूरी बटे टाइम। समझ गए? चलिए आगे देखिए, फॉर्मूला हम बता चुके हैं, वेग का विस्थापन बटे समय अंतराल होगा, ये विस्थापन होगा। वहीं आपका चाल के समय में अब क्या होता है, दूरी होती है। वेग को जो है v से दर्शाया जाता है, और ये जो है सदिश राशि होती है। क्यों? देखिए चाल जो है अदिश राशि, किसी भी कोई भी उसका दिशा नहीं है, लेकिन जो वेग होगा उसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा, इसलिए वह सदिश राशि हो गया। नेक्स्ट देखिए संवेग यानी मोमेंटम, तो गतिशील वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर दें तो गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग होगा, P इंटू एम, P इजकल टू एम इंटू वी। अब देखिए त्वरण यानी एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण हो गया वेग परिवर्तन बढ़ते समय अंतराल, और इसको जो है स्मॉल ए से नोटिफाई किया जाता है। त्वरण भी जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि वेलोसिटी जो है सदिश है, तो सदिश बाई टाइम सदिश ही राशि रह जाएगा, जिसका मात्रक क्या हुआ, केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, दूरी ऑलरेडी हम बता चुके हैं, किसी दिए गए समय में एक वस्तु का जो है एक जगह से दूसरे जगह का जो लंबाई तय करता वही आपका दूरी हो जाएगा। विस्थापन भी हम बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। बल फोर्स क्या होता है, तो वह क्रिया जो किसी वस्तु को स्थिर अथवा एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, या फिर कर सकता है, या फिर करने का बल रखता है, क्षमता रखता है, तो उसको बल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, सरल रेखीय त्वरित गति के समीकरण। तो जब कोई वस्तु एक रेखा में प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u से चलना प्रारंभ करती है तथा इसमें एक समान त्वरण a है, माना कि t सेकंड में इस दूरी तय करेगा, तो इसका अंतिम वेग v होगा। तो ये तीन जो फार्मूला है आपको श्योर शॉर्ट याद होने चाहिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपको पता भी होगा। तो पहला होता है u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हुआ आपका एस यानी दूरी इक्वल टू यू टी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हुआ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वहीं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v यानी u प्लस v बाई 2 हो जाएगा। अब देखते हैं वृत्तीय गति, यानी जो सर्कुलर मोशन होता है, एक तो डायरेक्शन सीधा हो गया इस तरह, और एक हुआ एक सर्किल की तरह में गति करना। तो देखते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। देखिए, जब वृत्तीय पथ पर चलता है कोई वस्तु तो क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी वस्तु की यदि गति को बढ़ाई जाती है तो अभिकेंद्र बल का मान उच्च होता है, इसलिए त्वरण भी बढ़ जाता है। किसी वृत्त की त्रिज्या अगर घटाई जाती है तो उस वस्तु को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है त्वरण बढ़ जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाया जाए तो उस वस्तु को घुमाने के लिए बड़े बल की आवश्यकता होती है। इसे हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम यानी F इक्वल टू m द्वारा देख सकते हैं। यदि त्वरण a का मान अचर रखा जाए तो m का मान बढ़ाने पर निश्चय ही एक समान वेग के लिए F का मान बढ़ाना होगा। अगला देखिए, अभिकेंद्री त्वरण। तो वृत्तीय गति करने वाले कण का वेग बदलता रहता है, अर्थात गति में त्वरण होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यदि कण r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल v से चलता है तो उस पर केंद्र की दिशा में v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर परिणाम का त्वरण काम करता है, इसे ही अभिकेंद्री त्वरण कहा जाता है। इसी दिशा केंद्र की होती है, इसकी जो डायरेक्शन होता है वह हमेशा केंद्र की होती है। ठीक है, मान लीजिए देखिए इस तरह से घूम रहा है तो जो त्वरण होगा उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर बना हुआ रहेगा। जब अगर कोई अभिकेंद्री त्वरण नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, असंभव है। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूटन के गति, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका दरोगा हो, पुलिस हो या बीपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो। देखिए, सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादन किया। तो आपको बुक का नाम भी याद रखना है, क्या नाम है, प्रिंसिपिया। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि कंडीशन क्या है, उस पर कोई भी बाहरी बल जो है नहीं लगाया जाए। तो इसे गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा सबसे पहले तो न्यूटन की गति का नियम क्या है, ऑप्शन दे देगा वहाँ से, या फिर पूछेगा कि जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का कौन सा
गति नियम को दर्शाता है। तो हो जाएगा आपका प्रथम गति नियम। देखिए, वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को वे स्वतः यानी बिना बाह्य बल लगाए अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को नहीं बदल सकता, जिसको इनर्शिया जड़त्व कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा जो व्यक्ति होता है वह पीछे की ओर मुड़ पड़ता है। ये पूछ देगा उदाहरण देकर के कि ऐसा न्यूटन के कौन सा गति नियम के कारण होता है। तो कौन सा गति नियम होगा? पहला। दूसरा कंडीशन देखिए, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने से धूल कण का झरना, ये भी न्यूटन का प्रथम गति नियम है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर यात्री जो है आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। क्या होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं, इसको जो है W से दर्शाया जाता है। अब देखिए, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया जो है विपरीत दिशा में होती है। तो इसके क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर बंदूक से गोली निकलती है तो जो चलाने वाले होते हैं उसका हाथ जो है पीछे की ओर धक्का मारता है। वहीं नाव से किनारे से अगर आप कूदेंगे तो नाव जो है पीछे की ओर भागेगा। आप आगे कूदेंगे, किनारा ये हो गया, तो नाव जो है पीछे की ओर भागता है। ये भी आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। वहीं रॉकेट जो है ये भी तीसरे गति नियम पर चलती है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति जो है पीछे की ओर गिर पड़ता है। ये भी एक उदाहरण है। अब देखिए, संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, तो यदि कणों की किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, फिक्स रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण देखिए, तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली को बड़े वेग से आगे की ओर फेंकती है। इससे गोली की आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक को पीछे की दिशा में उतने ही संवेग से उत्पन्न होता है तथा वह पीछे की ओर हटती है। चूंकि बंदूक का जो द्रव्यमान होता है गोली की द्रव्यमान की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बंदूक का जो पीछे हटने का वेग है वह गोली के आगे जाने के वेग से काफ़ी कम होता है। बंदूक चलाने वाला व्यक्ति जो है कंधे से दबा करके रखता है ताकि बंदूक और शरीर जो है एक हो जाए और उसका इफेक्ट कम हो जाए। गोली का तो रफ्तार वही रहेगा क्योंकि उसका मास कम है, लेकिन यहाँ पे बंदूक और व्यक्ति का मास ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, लेकिन ये गोली काफ़ी तेज रफ्तार से जाती है। अब देखिए, बल का आवेग। तो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल को गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो आवेग क्या हो गया? बल इंटू टाइम डिफरेंस, उसी को हम संवेग परिवर्तन कहा जाता है। निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को जो है बढ़ाया जाता है। उदाहरण देखिएगा, यदि हम कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूद जाएं तो हमारे द्वारा पैर को दिए गए आवेग के कारण हमारा संवेग या यकायक शून्य हो जाएगा। अगला देखिए, खिलाड़ी जो है अगर कैच लेता है क्रिकेट का तो अपना हाथ पीछे खींचता है, तो उसका भी कारण यही है ताकि उसका जो संवेग है शून्य हो जाए और व्यक्ति को, खिलाड़ी को चोट ना लगे, उतना बल ना लगाना पड़े। नेक्स्ट देखिए, घर्षण बल यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है? तो जब मेज पर किसी वस्तु को धीरे से धक्का देते हैं तो वह आगे नहीं बढ़ती है। इसका अर्थ है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो दोनों वस्तुओं के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। देखिए, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य जो है सीधा खड़ा रह रहा है। घर्षण बल ना होने के कारण अगर हम देखिए केले के छिलके पर पैर जाता है तो घर्षण बल कम जाता है तो लोग फिसल जाते हैं। या आपका जितने भी गाड़ियाँ चल रही है वो भी घर्षण बल के कारण ही चल रही है। अगर घर्षण बल ना हो तो देखे होंगे कि आप कभी ट्रैक्टर वगैरह फंस जाती है तो घूमते रहता है, घर्षण बल नहीं होने के कारण, और आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती है। तो घर्षण बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। अगला देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। तो कण के वृत्तीय मार्ग की गति बनाए रखने के लिए
वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि वृत्त की परिधि पर गति करने वाला कण का जो द्रव्यमान है m हो, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो वहीं अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये होगा F इक्वल टू mv² बाई आर। आर यहाँ पे रेडियस हो गया, यानी त्रिज्या हो गया उस सर्कुलर पाथ का। नेक्स्ट देखिए, उपग्रहों का ग्रहों की जो परिक्रमा करना है, या साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में साइकिल सवार का चलना, ये सभी के सभी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए यह एक छद्म बल होता है। यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, मान लीजिए केंद्र की ओर क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल, तो बाहर की ओर लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। तो इस प्रकार वृत्ताकार पाथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वह अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने वाली मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी के सभी जो कार्य हैं अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कई बार पूछा हुआ है कि दूध से मक्खन मिलाना कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो अभिकेंद्रीय मत मारिएगा, अपकेंद्रीय बल मारिएगा। नेक्स्ट देखिए, बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष से परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी कक्ष के परितः एक बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है तथा प्रत्येक कण को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। वस्तु का आकार पृथ्वी की सापेक्षता बहुत छोटा होता है और पृथ्वी का केंद्र भी वस्तु से बहुत अधिक दूरी पर है। वस्तु का संतुलन तभी तक संभव है जब तक कि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर के गुजरती है। उदाहरण देखिए, जहाजों की तली में भारी पदार्थ भरा जाना, पहाड़ पर चढ़ते समय अथवा पीठ पर भारी बोझ लेकर चलने से जो है मनुष्य आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है वह ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर के गुजरती है। दुमंजिला बसों में नीचे वाली मंजिल जो है अधिक भारी बनाया जाता है, क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र है नीचा रहे, ताकि बस आसानी से चल सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को और बड़ा बनाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।